नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, बहुत सी बातें और बहुत से मुद्दे होते हैं जिन पर की बात करने की जरूरत भी होती है, खासकर ऐसे समय में जब अरुण पांडे जैसा एक व्यक्तित्व और एक ऐसा पत्रकार, एक ऐसा कथाकार, कहानीकार, रंगकर्मी जो कि बड़ा ही बेखौफ तरीके से काम करने की उनके भीतर एक जुनून था और वो करते रहे। उन्होंने एक बहुत लंबी फहरिस्त है जिसमें कि हम कहें नए रंग कर्मियों को अपने से जोड़ा, जो आज हजारों की संख्या में हो सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में हो सकते हैं, जो कि न सिर्फ मुंबई में अपना कैरियर बना रहे हैं और थिएटर के जरिए भी देश के अलग अलग हिस्सों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं आशुतोष द्विवेदी जी। हम आपका स्वागत करते हैं। अरुण पांडे आपकी नज़र में किस तरीके से थे? अरुण पांडे मेरी नजर में 24 कैरेट गोल्ड थे। और 24 कैरेट गोल्ड से गहने नहीं बनते, क्योंकि गहने मिलाने के लिए खोट या टंच मिलानी पड़ती है। इनके इस कलात्मक शुद्धतावाद में व्यावहारिकता का टंच हमेशा कम रहा। इसलिए इनसे केवल वही गहने बने जिनमें प्योर सोना चलता है। बहुत खूबसूरत गहने जितने भी होते हैं, उनमें खोट उतनी ज्यादा होती है। अरुण पांडे ने बहुत अच्छे से काम किया। लगभग लगभग देखा जाए तो जबलपुर से उन्होंने जिस तरीके से रंगकर्म को दिशा दी, आज देश के हर कोने में अरुण पांडे जी को लोग जानते हैं, और न सिर्फ जानते हैं बल्कि ऐसी स्थितियों में है कि उनसे जुड़ी यादों को वो आज नम आंखों से विचार करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। तो अरुण पांडे ने जिस तरीके से जबलपुर में एक रंगकर्म की शुरुआत की, वो एक हमारी नज़र में, आपकी भी नज़र में, हो सकता है मेरी अतिशयोक्ति हो, वो रंगकर्म का एक विश्वविद्यालय थी। जी। वो सब कुछ जानते थे, वो नाटक लिखना भी जानते थे, उसके प्रस्तुतिकरण की ज़रूरतों को भी समझते थे। जी। आपने देखा कि कई बार नाटकों में वो किस तरीके से संसाधनों को जुटाने का काम करते थे। जी। अरुण पांडे जी मिनिमलिज्म में विश्वास रखते थे, पैसे धेले और ग्लैमर को लाने के मामले में, मगर वो जुगाड़ रंगमंच के पुरोधा थे। आपके आसपास बिखरे हुए सामान से महल, चौबारा, स्ट्रीट कैसे बना दी जाए, ये उनका कमाल था। क्योंकि यदि आपने बहुत महंगा सामान खरीद के कोई महंगा सेट बनाया तो उसमें कमाल क्या? रंगमंच तो कला ही वही है कि जो नहीं है वो आप खड़ा कर दो। सिंबल्स का, प्रतीकों का इस्तेमाल करना, डिजाइन का खेल करना, लाइट्स का इस्तेमाल करना उनको बखूबी आता था। और उन्होंने उस जमाने में नाटक किया है जब फोकस हुआ करते थे, मतलब एल्यूमिनियम के या गिलेट के वो कटोरे जैसे हुआ करते थे जिसमें बड़े बल्ब लगा करते थे, हाँ, 200 जिसमें पन्नी लगते थे, उसको फोकस बोलते थे और ऑन ऑफ से चलते थे। उनसे भी वो मैजिक क्रिएट करते थे। और नई टेक्नोलॉजी आने के बाद भी उस हुनर का उन्होंने बखूबी इस्तेमाल करना जाना। अब जब तकनीक बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है, उससे भी वो जो कमाल नहीं हो पा रहा था, वो कमाल उन्होंने उस समय करके दिखा दिया था। तो रंगमंच के जितने भी हिस्से होते हैं, जितने भी घटक होते हैं, उसमें उनका गजब का पांडित्य था। उनका हास्यबोध, उनका संवेदनशीलता, राजनीति के प्रति गहन विश्लेषण और एक स्पष्ट विचारधारा को होना, उनको एक बहुत ही मतलब क्या कहना चाहिए, 100% शुद्ध कलाकार बनाता था, जिसको बोलते थे रंग कर्मी नहीं, वो रंग धर्मी थे। आशु, एक बात आती है कि विवेचना से शुरुआत हुई, फिर विवेचना रंगमंडल विवेचना से अलग क्यों हुआ? देखिए, बात मैंने वही की। यूटोपियन थॉट एक वर्ड होता था जिसमें सपनीला सुनहरा संसार होता था। अरुण पांडे जी व्यवहार जगत को जानते नहीं थे, ऐसा नहीं था, मगर वो फक्कड़ परिस्थिति जो थी उसके चलते उनके लिए पैसा इसके लिए था कि उससे नाटक हो जाए, बस इससे ज्यादा वो नहीं मानते थे। उनका कहना था पैसा होता काय के लिए बे, खर्च करने के लिए, तो जो आए वो बांट दो।
अब उसमें व्यवहार बुद्धि क्या होती है कि 10 रुपए आ रहा है तो 8 रुपए का काम कर लो, 2 रुपए बचा लो जो आगे के लिए काम आएंगे। अरुण पांडे का कहना था 10 रुपए आ रहा है तो 12 रुपए खर्च कर लो, 2 रुपए होगा तो अगले वाले से अपन समझ लेंगे। उनके लिए कला बहुत प्रधान थी। और ऐसे में जो व्यावहारिक पक्ष है जिसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं, और ये मैनेजमेंट केवल पॉजिटिव साइड का नहीं, जिसको हम छलबल बोलते हैं, जिसको हम लॉबिंग बोलते हैं, जिसको हम लोगों को पॉलिशिंग करना बोलते हैं, चीजें पांडे जी को आती नहीं थी। दोस्त बहुत सही बात कही है। पत्रकारिता में भी जहां से मैनेजिंग एडिटर की व्यवस्थाएं शुरू हुई वहां से अरुण पांडे ने अपने आप को बाहर किया। एग्जैक्टली वो मैनेज करना, खासकर व्यक्ति के कार्य, उसकी क्षमताओं को लेके अगर कोई मैनेजर उस पे हावी होगा उसका विरोध करते थे, और वो अपनी कला के जरिए लोगों से ये बात करना जानते थे। अरुण पांडे निस्संदेह मेरे और उनके साथ भी एक लंबा दशक गुजरा है, पत्रकारिता में भी, नाट्य समीक्षा के दौर में भी। अरुण पांडे ने उस दौर में जबलपुर में नाटकों की शुरुआत की थी और निर्देशन की शुरुआत की जब जबलपुर में उतने रंग दर्शक उपलब्ध नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने वो कमाल भी करके दिखाया। इनके जीवन का उद्देश्य रंग कर्म था, ये मिशन था। ये रंग मंच को खाते थे, पीते थे, ओढ़ते थे, बिछाते थे, और कभी कभी तो बोलते तो सुबह भी वही करते, ये खुद ही वो बोला करते थे। अच्छा, कोई भी व्यक्ति दुनिया में किस लिए काम करता है? यश के लिए, पैसे के लिए, प्रसिद्धि के लिए, गाड़ी घोड़ा बंगले के लिए? अरुण पांडे को कुछ नहीं चाहिए था। अरुण पांडे को जो चीज चाहिए थी वही चीज हो, नाटक हो, नाटक हो, और नाटक हो, सुबह नाटक हो, शाम को नाटक हो, रात को नाटक हो। नाटक करो, खाओ पियो, ऐश करो। ना उनको गाड़ी की चिंता, ना उनको घोड़े की चिंता, ना उनको घर की चिंता, ना जमीन की चिंता, ना प्लॉट की चिंता। यदि वो कभी मटीरियलिस्टिक चीजों की डिमांड करते भी थे तो काय के लिए करते थे? उनको घर की चिंता नहीं रहती, तो उनको रहता था एक जमीन का टुकड़ा मिल जाए तो एक रंग ग्राम बनाएंगे जिसमें कोई भी आके नाटक करे, खाए पिए। तो उनसे पूछते थे खाओगे कहाँ, उनको खिलाओगे कहाँ से? अबे हो जाता वे सब, कर नहीं सकते थे या सोच नहीं सकते थे? नहीं, उनका कहना था हमें सोचना नहीं है, ये ऊपर वाले का काम। हमारा काम केवल ये है कि हम ना वो काम करें जो कला से जुड़ा हो, रस से जुड़ा हो, चिंतन से जुड़ा हो। ये हिसाब किताब वाले बात, वो क्या खाक जिएंगे, क्या प्यार करेंगे, जिंदगी ने जिन्हें बनिया बना दिया, इसलिए रंगमंडल बना। बनारसी उनका ठठकपन और जबलपुरिया अंदाज, जिसमें वो दोनों चीज़ों में बहुत साफ थे। वो किसी से उन्होंने परहेज, भाषाई परहेज करने की कभी कोशिश नहीं की। जो आया सामने कहा, उसके बाद उसके अर्थ आप क्या निकाल रहे हैं वो आप जाने। तो आशु भाई, आज जिस तरीके से हमने, अरुण भाई अब हमारे बीच में नहीं है, ये कहना हमें कठिन लगता है क्योंकि अरुण भाई हमेशा है, आज हमारे साथ विचारों में भी है, हमारे रंग कर्म में भी है, हमारी कला साहित्य संस्कृति की साधना में जो उन्होंने बुनियाद डाली है, निश्चित है कि अरुण भाई को अमर रहेंगे। आपसे मैं एक बात से असहमत हूं। व्यक्ति, परसाई जी ने भी एक जगह कहा था ना कि देश मतलब पहाड़, नदी, जंगल नहीं होता, ये होता है जन, जिससे देश देश बनता है, नागरिकों से देश बनता है। वैसे ही जो व्यक्ति है वो बनता है अपने व्यक्तित्व से, मतलब अपने विचारों से। आंख, नाक, कान, ये सब चीजें तो नश्वर है, मिट जाती है। अरुण पांडे जी कहीं नहीं गए, क्योंकि अरुण पांडे कभी जा ही नहीं सकते। उन्होंने एक इतनी बेहतरीन तैयारी की है, और अरुण पांडे ने अपने जो विजन था वो हम लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से पकड़ाया है, और ये मेरे जैसे ना हजारों लोगों में उन्होंने बांट दिया है, और वो चारों तरफ ग्रो हो रहा है। ये ऐसे मक्के के दाने थे जिससे इन्होंने कई भुट्टे पैदा किए, उस भुट्टे में असंख्य असंख्य मक्के निकले, और अरुण पांडे गली गली मिलेंगे आपको। मतलब उनके, आपने आज की जो उनकी आनंद यात्रा देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट था और कहां कहां से लोग आए थे। वो बताऊंगा तो फहरिस्त इतनी लंबी है कि खत्म नहीं होगी। मतलब अरुण पांडे ने बहुत ही शानदार तैयारी की, और अपने रहते हुए अपनी सारी चीजें बांट दी। आशु, एक बड़ी अच्छी चीज़ है, तुमने याद दिला दिया। ये आनंद यात्रा जो थी जी, अरुण भाई की, जो अंतिम आनंद यात्रा निकली, उसमें हर कलाकार, रंगकर्मी
एक भावनात्मक रूप से जनगीत गाते हुए चल रहा था। जी। तो ये प्रेरणा उन बच्चों में अपने आप आई थी और उनके भीतर से अरुण दादा आवाज दे रहे थे। देखिए, दादा की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। मैं बीते दिनों उनके साथ बैठा था, मैंने कहा ऐसी ऐसी तैयारी कर रहे हैं, ये प्लानिंग है, बताते थे। मैंने कहा ऐसा रंगोत्सव करेंगे, ये नाटक बुलाएंगे। तो उन्होंने धीरे से मुझसे देख के कहा था, अफसोस हम न होंगे। एकदम से कलेजा मुंह को आया था, पर कंट्रोल किया था। हमने कहा कैसी बात कर रहे हो, अपन ले चलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मगर वो आदमी बहुत विद्वान था, उसको अपनी मृत्यु के बारे में पता चल गया था। नवीन चौबे जी से वो हमेशा बोलते थे कैसे बढ़िया है गुरु, मगर इस बार उन्होंने नवीन चौबे जी से कहा था मृत्युशैया पर पड़े। एक बच्चे ने उनसे पूछा था, दादा कैसा लग रहा है? तो वो उसकी घूर की तरफ देखे, उसकी तरफ, और बोले, तुम दिल्ली गए हो, बंबई गए हो, पटना गए हो, मद्रास गए हो, मेरी जगह लेट जाओ और मेरे को घूमने दो, उसके बाद मैं आके तुमसे पूछूंगा कैसा लग रहा है। ये अरुण पांडे जी का तरीका था। वो अपनी मृत्यु को सूंघ चुके थे, बता चुके थे, और हमको ये बात समझ में आ चुकी थी कि इनका जो अगला काम है, जैसे वो कहते थे ना ये काम निपटा लो, तो इन्होंने तय कर लिया कि अभी ये वाला काम जो है ना जिंदा रहने का, वो निपटाना है। तो हमने कहा था कि आशिक का जनाजा है, जरा झूम के निकले। दोस्तों, यही एक जिंदा दिली थी, यही एक अरुण पांडे को लेके जो बात कही जाती है। आज हर रंगकर्मी, युवा रंगकर्मी के भीतर एक छोटे से हिस्से में भी अगर देखा जाए तो उनमें एक अरुण पांडे का चेहरा बन रहा था। वो निठल्ले की डायरी के गीत गुनगुना रहे थे, वे वहाँ पर जनगीत गा रहे थे, वे उस आवाज़ से आवाज़ मिला रहे थे जो कभी अरुण पांडे ने उनसे कहा होगा, इतनी ज़ोर से आवाज़ लगाओ। और एक आखिरी बात और आपसे कह दें कि अरुण पांडे अमर रहेंगे, ये बात तो हम कहते हैं। आज कहा था वहाँ पर अरुण पांडे लाल सलाम, जब तक सूरज चांद रहेगा अरुण पांडे का नाम रहेगा। आशु, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बोल रहा हूँ, आगामी 26 तारीख को शहीद स्मारक में हम सभी इकट्ठे होने वाले हैं। वो शोक सभा नहीं होगी, वो मधुर स्मृति सभा होगी, रंग बलि अरुण पांडे के लिए। यही एक रंग श्रद्धांजलि है, रंग यात्रा है। एक कलाकार इस किरदार को छोड़ के एक अलग दुनिया में भले ही चला गया हो, पर आज उसके बनाए हुए चेहरे यहाँ घूम रहे हैं और वे अरुण पांडे को याद करेंगे। और जिस तरीके से आज उनकी आनंद यात्रा में लोग शामिल हुए थे, उस मधुर स्मृति में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज की ओर से अरुण पांडे जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। आशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।